हाय बच्चा, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 24 जनवरी 2025 के मॉर्निंग सेशन के 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आपको पता है एग्जाम आने वाला है, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है फॉर ए रिएक्शन ऑफ N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2, यानी कि हमारे पास में जो रिएक्शन है N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर है, नो प्रोडक्ट वर प्रेजेंट इनिशियली। तो इनिशियली अगर ये 1 था तो इनिशियली ये दोनों 0 होंगे क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं था। फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो फाइनल प्रेशर यानी कि एट द इक्विलिब्रियम ये हमारे पास में 1 माइनस एक्स होगा, ये हमारे पास में 2x होगा, ये 1/2 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ तो ये हमारे पास में 1 माइनस एक्स, ये 2x और ये 1/2x होगा। अब यहाँ पे ये 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी कि अगर इनिशियली आपने 1 लिया था तो ये हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई है 0.5, क्योंकि 50% कंप्लीट हुई है तो 1 का 50% 0.5 होगा। तो ये 1 माइनस 0.5 2 इंटू 0.5 और 1 अपॉन 0.5, तो ये आपके पास में आएगा 0.5, ये आ जाएगा 1 और ये आपके पास में आ जाएगा 0.25। तो टोटल प्रेशर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब टोटल प्रेशर जब आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ये 1.75 आएगा, क्योंकि जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में 1.75 आ जाएगा। पर इन्होंने रेशो में पूछा है क्योंकि इनिशियल रेशो हमारे पास में 1 था, तो 1 ये 1.75 हो गया। डेसिमल आप हटाएंगे, डेसिमल हटाया तो आप इसको कर दो 25 चौके 100 और 7 ज़ा, यानी कि आपके पास में आंसर आ जाएगा 7/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। ये आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में आता है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दिया है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो भी आपको दिया है सल्फर और ऑक्सीजन के लिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट होगा, पर मेल्टिंग पॉइंट आपका सिमेट्री पे डिपेंड करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना सिमेट्रिकल अरेंज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये एटम्स दे रखे हैं आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में एटॉमिक साइज सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक साइज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सल्फर थोड़ा सा बड़ा होता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। तो लार्ज डिफरेंस तुम्हारा एटोमिसिटी की वजह से है। एटोमिसिटी की वजह से कैसे है, आपका सल्फर S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन आपका O2 के प्रेजेंट में होता है। और S8 की फॉर्म में ये आपका क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्राउन स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आपका कुछ क्राउन स्ट्रक्चर आता है इस तरीके से, ये। तो दैट्स व्हाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, S8 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एटोमिसिटी की वजह से है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि एटोमिसिटी पूछी हुई थी, तो सल्फर की एटोमिसिटी आपकी 4 होती है, फास्फोरस की एटोमिसिटी आपकी 4 होती है। सल्फर की एटोमिसिटी आपकी 8 होती है और फास्फोरस की एटोमिसिटी आपकी 4 होती है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्ट है, ड्यूमा मेथड आप एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, ड्यूमास मेथड जब आप करते हैं तो वहाँ पे आप नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं, फिर उस नाइट्रोजन के वॉल्यूम को एसटीपी पर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं और फिर उस वॉल्यूम से आप उसके मास को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ड्यूमास मेथड इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर इसमें अमोनिया सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसके बाद में आपके पास में आता है, कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर विच अमंगस which among the following option is correct graphical representation showing the delta TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर आपने मेरी सॉल्यूशन वाली वीडियो देखी होगी तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, इनका वेपर प्रेशर टोटली इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपके पास में सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है। अब जब आप सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर तो आपके ऑलरेडी कम होते हैं, तो वो आपका सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होंगे वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे। तो ये आपके पास में, अगर इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में ये सॉल्वेंट का था, तो ये ऑरेंज वाला जो है ये आपके पास में
सॉल्यूशन का है, डिक्रीज हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसीलिए कहते हैं। तो आपका जो ग्राफ आएगा, अब आप ये देखो इन दोनों में से कोई आपका एक ग्राफ है, लिक्विड सॉल्वेंट ऊपर है जबकि यहाँ पे ऊपर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपका ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा, पर यहाँ पे इसमें फ्रोजन सॉल्यूशन नहीं आता, फ्रोजन सॉल्वेंट आता है, बट जो ग्राफ दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास में थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन द लेस पोलर मीडियम। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में क्लोरोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म होगी, Cl आपका निकल जाएगा, तो ये आपके पास में OHCH आ जाएगा। अब जब आपके पास में ऑलरेडी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आयनिक स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो आपको लेस पोलर मीडियम चाहिएगा, ए प्रोटेइक पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन इजीली काम कर जाएगी। दूसरा आपके पास में आता है द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन द मोर पोलर मीडियम। यहाँ पे जो आपके पास में रिएक्टिंग स्पीशीज है वो आपके पास में ट्राई मिथाइल अमीन है, ट्राई अल्काइल अमीन है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास में नॉन पोलर है, यानी कि जो पोलैरिटी है वो बहुत कम है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इस क्लोरीन को निकालने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पोलर मीडियम चाहिए होगा, यानी कि प्रोटोइक पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, और जब आपके पास में प्रोटोइक पोलर सॉल्वेंट होगा तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएगी। तो इन लाइट ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि ये मोर पोलर मीडियम में होगा और ये लेस पोलर मीडियम में होगा, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास में न्यूक्लियोफाइल वीक है तो आपको मीडियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोलर लेना पड़ेगा ताकि वो लीविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाए। नेक्स्ट आता है द सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड इन्वॉल्व टू स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप अ रिएक्शन अकर बिटवीन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट टू यील्ड। बिल्कुल करेक्ट है, जब आप MnO2 की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और यहाँ पे आप KNO3 लेते हैं, तो आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पे K2MnO4 मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। फिर आप उस पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिक मीडियम या में ले जाके फिर पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबलाइज है या फिर उसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उस पर डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से प्रेजेंट है, यहाँ पे फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ये CH2 से अटैच है, तो ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो CH2 है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बट एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ भी अपने लोन पेयर को शेयर करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल के लिए पूछा है, तो मोस्ट स्टेबल के लिए केवल यही होगा, क्योंकि इसमें जो आपका ऑक्सीजन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज सीक्वेंस इज। अब देखो सबसे पहली बात, जब भी आप एल्काइन दिया है, एल्काइन की रिएक्शन HgHSO4 में कराएंगे, तो बेसिकली ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, और हाइड्रेशन रिएक्शन में फिर आपका टॉटोमेरिज्म होगा, यानी कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप कराऊं तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास में CH3COH आप यहाँ पे ऐड करोगे, डबल बॉन्ड CH2 कर दोगे, इसमें फिर आप टॉटोमेरिज्म, इसका जब आप टॉटोमर बनाओगे तो टॉटोमर आपका CH3C डबल बॉन्ड CH3 बना देगा, ये आपका कीटोन बन गया। कीटोन के बाद में इन्होंने रिएक्शन कराई HCN के साथ में, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, यानी कि ये आपके पास में आएगा OH और यहाँ पे ये CN और ये आपके पास में आ गया CH3, और फिर आपने कर दिया इसका रिडक्शन। जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो CN आपका रिड्यूस होके CH2NH2 बना देगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में OH आ गया, ये आपके पास में CH2NH2 बन गया और ये आपके पास में CH3 बन गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस वाले C पर, सेकंड वाले C पर OH आ रहा है और फिर CH3 ग्रुप है और फिर CH2NH2 आ रहा है। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये CH आ रहा है, H नहीं है, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस कार्बन पर, इस कार्बन पे भी दो मिथाइल नहीं है, इस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, पर इसमें जो OH ग्रुप है वो कार्बन के साथ नहीं आ रहा, इस वाले कार्बन के साथ आ रहा है, जबकि इसमें आपके पास में दो मिथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप इस कार्बन पे आ रहा है, यानी कि द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन जेड डायरेक्शन। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड डायरेक्शन में होगा तो जो मॉलिक्यूलर और जो ऑर्बिटल्स हैं उनका इंटरेक्शन जेड पर ही होगा। अब आपकी ये वाली पी जेड है
और ये वाली आपकी PX है, तो इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ये आपकी PX है और ये आपकी S है, जबकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी आपका कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके बाद में आपके पास में ये DXY है, यानी कि X और Y एक्सिस के बीच में ये आपकी DXY है और दूसरी आपकी DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर है, ऑन द एक्सिस है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो Z का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। D वाले में आपके पास में आता है ये S ऑर्बिटल है और ये आपकी Z एक्सिस है। तो इसका इंटरेक्शन होगा और ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आपकी ये Z ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जो कि आपकी Z एक्सिस है। अब यहाँ पे ये आपका PZ है और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, यानी कि ये तो आपकी PZ है और जो दूसरी है वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे प्रेजेंट है। Z का तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि केवल एक ही ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो आपके पास में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको Z पे दे रखा है, तो Z पे बॉन्ड बनने के लिए उनका एंड टू एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एंड टू एंड ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल Z एक्सिस पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट आपके पास में आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लास 11th का आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको पता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास में कौन सा कंपाउंड है। मेरे पास में कंपाउंड AB3 टाइप का है। अगर AB3 टाइप का है तो मेरे पास में A+3 3B माइनस है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी 3S होगी। तो अगर मैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूंगी, KSP निकालूंगी, तो ये मेरे पास में आएगा S मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये इस तरीके से, और ये तुम्हारे पास में 3B नेगेटिव का क्यूब। तो ये मेरे पास में S है और ये मेरे पास में 3S है। 3S का क्यूब हो गया, 3S का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27S क्यूब आएगा, यानी कि ये मेरे पास में 27S4 आ जाएगा। KSP की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो जो मेरे पास में S की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइडेड बाय 27 और इसका जो रूट है, रूट की 4 वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेरे पास में आप आंसर देख लो, यहाँ पे 27 है पर रूट पे 4 नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो मेरे पास में दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास में आता है एग्जामिन द एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बट बिकम स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब मेरे पास में लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर लो था, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, और जब टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और आपको पता है जब डेल्टा G आपका पॉजिटिव में होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा G हमारे पास में है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब आपके पास में T की वैल्यू लो है तो डेल्टा H आपका T डेल्टा S से ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू कम है और डेल्टा H आपके पास में ज्यादा है, तो डेल्टा G आपके पास में पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, डेल्टा G आपके पास में पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हुई। अब जब T की वैल्यू बढ़ा दी, जब आप T की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई, यानी कि उस केस में डेल्टा H कम हो गया और आपका T डेल्टा S बढ़ गया। तो अब क्या पूछ रहे हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। डेल्टा H आपका पॉजिटिव है और डेल्टा S आपका पॉजिटिव है, तभी तो हम T डेल्टा S में, ये हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है ना, तो हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव में आ रही है, तो नेगेटिव करेंगे तो T डेल्टा S ज्यादा आ जाएगा। सो बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर पॉजिटिव, ये करेक्ट है। पर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेल्टा H इज पॉजिटिव वाइल डेल्टा S इज नेगेटिव। अगर आप डेल्टा S को नेगेटिव लेके चलते हैं तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आपका अगर नेगेटिव में होगा तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव में चली जाएगी। उस केस में आप कोई भी टेम्परेचर रखो, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव है, डेल्टा H नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक दे रखी है, तो बी ऑप्शन विल बी द रिफ्लेक्ट द देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की कराते हैं तो कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी अगर दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और उसमें भी अगर आपके कार्बन के पास में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो उसे उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए स्टेबलाइज करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतने इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड दिया है, ये दूसरा हमें बेंजल्डिहाइड दिया है,
ये सिंपल बेंजल्डिहाइड है। उसके बाद में पैराटोलिडेन दिया है। पैराटोलिडेन का मतलब कि आपके पास में यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे ये आपके पास में CHO, और एसिटोफिनोन का मतलब आपके पास में ये COCH3 दिया है। अब कीटोन का तो सबसे कम है, नॉर्मल सी बात है, कीटोन सबसे कम है। अब एल्डिहाइड को कंपेयर करना है। एल्डिहाइड में अगर आपका प्लस आई इफेक्ट है तो वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। कैसे? अगर आपके पास में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ मूव करेगी। तो इस केस में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास ज्यादा नहीं है, तो उस केस में वो बाहर वो न्यूक्लियोफाइल से नहीं लेगा। जबकि इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग पे से लेगा, ये यहाँ पे कार्बन से लेगा, तो कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लो हो जाएगा। और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड लो होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सबसे इजीली अटैक करेगा, यानी कि पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव। अब देखो इन दोनों में है। इसके बाद में बेंजल्डिहाइड दिया और टॉल्यूहाइड दिया है, तो जो ये पैरा टॉल्यूहाइड है वो बेंजल्डिहाइड से भी कम है, यानी कि फिर आपके पास में बेंजल्डिहाइड आएगा, फिर आपके पास में पैराटोल्डिहाइड आएगा और एसिटोफिनोन आपके पास में सबसे कम आएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एज द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सेल इक्वेशन Fe+2 Ag+2 Fe+3 ये आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखो वैसे तो रिएक्शन बहुत सिंपल थी। Fe का आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। अब सिल्वर और आपको पता है E नॉट सेल आपके पास में E कैथोड यानी कि E राइट माइनस E लेफ्ट होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो ये तो हमारा जिस पर रिडक्शन होता है वो हमारा कैथोड होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा एनोड होता है। ये हमें x दे रखा है, यानी कि ये तो मुझे x वैल्यू पता है, पर लेफ्ट निकालने के लिए मुझे Fe+2 और Fe+3 दे रखा है। तो इसको मैं गिव, तो ये मेरे पास में रिडक्शन पोटेंशियल जो आपके पास में वो x वैल्यू दी हुई है। अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगी, और इन दोनों इक्वेशन को यूज करने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होगा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ का। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, e इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और F इज द फेराडे कांस्टेंट। अब जो पहले वाली इक्वेशन है वो मेरे पास में है Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe। तो इस इक्वेशन के लिए मेरे पास में G1 मेरे पास में आएगा -2 इंटू वाई इंटू एफ। दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास में है वो मेरे पास में मुझे Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दूसरी रिएक्शन को रिवर्स कर सकती हूँ या फिर आप इसे माइनस कर दो, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो ये मेरे पास में आएगा Fe, ये हो गया हमारे पास में Fe गिव्स आउट 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Fe+3। तो जब मैं इसके लिए G2 निकालूंगी तो ये मेरे पास में आएगा -3 और Z की वैल्यू अब मेरे पास में नेगेटिव Z हो जाएगी F। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3ZF। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 में से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास में आया Fe+2 गिव्स आउट 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Fe+3 और G3 जो टोटल G3 मेरे पास में आया इन दोनों को ऐड करके ये मेरे पास में आया 2YF नेगेटिव प्लस 3ZF। और इस इक्वेशन के लिए जो मेरे पास में G की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास में -1 इंटू E इंटू F, क्योंकि मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता है, तो F तो कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास में आ गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट इज इक्वल टू -2Y प्लस 3Z। ये हो गया। और मुझे करना है E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट मेरे पास में X है और लेफ्ट मेरे पास में आ गया -2Y प्लस 3Z। तो ये मेरे पास में हो गया x प्लस 2y माइनस 3z। तो देखते हैं x प्लस 2y माइनस 3z, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अमन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, ही थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, he found a few cyclic alkene in his laboratory, he thought of performing ozonolysis reaction on alkene, produce a dicarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare X, predict the suitable alkene that can lead to the formation। अब मुझे एल्कीन बनानी है और मेरे पास में ये वाला प्रोडक्ट मुझे फॉर्म करना है, और इन्होंने क्या कहा कि साइक्लिक एल्कीन है लेबोरेटरी में, तो पहले उसने ओजोनोलाइसिस कराया और ओजोनोलाइसिस कराने के बाद में जो डाई कार्बोनाइल बना है उसका उन्होंने एल्डोल रिएक्शन कराया है।
ठीक है, देखते हैं जरा कैसे कैसे होगा। तो जब मैं इसका ओजोनोलाइसिस करा रही हूँ, तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन में लेना पड़ेगा। तो जब मैं पहले मैं फर्स्ट वाले की बात करती हूँ, तो ये मेरे पास में ये इस तरीके से मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड, ये और ये आपके पास में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आपके पास में दो एल्डिहाइड, दो कार्बोनाइल ग्रुप आ गए। अब एक कार्बन को आपको इनोलेट बनाना है और दूसरे कार्बन को आपको दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे उस इनोलेट का अटैक कराना है। और आपको पता है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो आपको 5 मेंबर्ड रिंग का ही प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मैंने माना कि मैंने इसको इनोलेट बना दिया और इस इनोलेट को मैंने यहाँ पे अटैक कराया। अगर इस इनोलेट को मैं यहाँ पे अटैक कराऊंगी तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आना चाहिए, जो कि मेरे इस कंपाउंड में नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट बनाती तो ये प्रोडक्ट मेरे पास में कुछ इस तरीके से आता। ये यहाँ पे ये आपका OH बनेगा, ये यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आके अटैच होगा और यहाँ पे आपके पास में ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके पास में रिंग बनेगी, जो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, उस पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप होगा, जो कि मेरे पास में नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं हो सकता। इसके बाद में यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 22 रिंग के अंदर है, तो ये तो बिल्कुल ही पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और ये आपके पास में ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। तो इस पे तो अटैक ये अगर बनेगा तो रिंग ही अटैच होगी, जहाँ पे रिंग नहीं अटैच हो रही है, हमारे पास में 5 मेंबर्ड रिंग आ गई है। 5 मेंबर्ड रिंग आ गई है, 5 मेंबर्ड रिंग आ गई है। तो अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब अगर मैं इसको इनोलेट लूँ, क्योंकि मेरे पास में जो इनोलेट आ रहा है वो COCH3 आ रहा है, मिथाइल कीटोन कार्बन आ रहा है, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन में मैं कोशिश ये कर सकती हूँ कि एक पॉसिबिलिटी मैं ये कर सकती हूँ कि इसको मिथाइल कीटोन लेके यहाँ पे इसको इनोलेट करा के इसको अटैक करा दूँ। तो मैंने क्या कराया, मैंने इसको इनोलेट बनाया और इसको यहाँ पे अटैक कराया। जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास में ये डबल बॉन्ड तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देखो बहुत ही रॉ व्यू में किया करो, तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। तो आपने यहाँ पे अटैक कराया, यानी कि ये आपका बॉन्ड बन गया। तो 1 2 3 4 5, मेरा एक कार्बन मिसिंग है, तो ये आपके पास में हो गया इस तरीके से 1 2 3 4 5। ये आपके पास में अल्कोहल बना। जब आप इस पे अटैक कराते हैं, एल्डोल रिएक्शन जब आप कराएंगे, तो ये आपके पास में OH बनेगा इस तरीके से। अब इसका आप डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे CH3CO, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई और इस 5 मेंबर्ड रिंग पे यहाँ पे आपका OH था, ये रहा ना आपका OH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये आपके पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएगा, जो कि आपका इससे मैच हो रहा है। इसको आप करोगे तो रिंग पे आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो ये भी आपका करेक्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें टाइम लगने वाला था। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में थोड़ा सा आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में आता है फॉलोइंग आर द 4 मॉलिक्यूल PQRS विच वन अमंग 4 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद HBr एट द फास्टेस्ट रेट। देखो HBr के साथ जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारे पास में, अगर आपको एल्कीन की रिएक्शन है, तो अगर आप एल्कीन की रिएक्शन जब HBr के साथ कराते हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपके पास में कार्बोकेटाइन बनता है। मैं इस तरीके से ले लूँ, कार्बोकेटाइन बनता है। तो अब आपको ये देखना है कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहाँ पे स्टेबल बन रहा है। अगर मैं P वाला लूँ, P वाले को मैं HBr पे अटैक कराऊँ, तो मेरे पास में, मैं अगर मान भी लूँ कि मैं इसे ऑक्सीजन की तरफ अटैक लेके यहाँ पे H को अटैच करा रही हूँ, तो ये वाला कार्बोकेटाइन का इस ऑक्सीजन से कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। बट अगर मैं Q वाला लेती हूँ, ये Q वाला अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है, ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे अटैच कराऊंगी और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाऊंगी, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जब भी कार्बोकेटाइन के पास में कोई हेट्रो एटॉमिक एटम प्रेजेंट है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो हमेशा उसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कराता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में ये स्टेबलाइज हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा और किसी में भी आपका जो कार्बोकेटाइन है, देखो यहाँ पे भी टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बट टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका फास्टेस्ट रेट के लिए पूछा उन्होंने। टर्शरी कार्बोकेटाइन हेट्रोएटॉमिक वाले जो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बट जो क्यू वाला है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि ऑप्शन क्यू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
इसके बाद में आपके पास में आता है CuNH3Cl produce 3 moles of the iron when dissolved in the water. When 1 mole of this complex react with excess of AgNO3 solution, it generate 2 moles of AgCl. यानी कि आपने क्या किया, CuNH3 whole 5 Cl3 के साथ रिएक्शन कराई, प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 3 आयंस बन रहे हैं। 3 आयंस का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का एक आपका आर्ट पार्ट बाहर होगा और 2 बाहर होंगे। मतलब एक आपके पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा और दूसरा आपके पास में आयनाइजेशन स्फीयर बनेगा। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर होंगे वहां पे 2 आयन होंगे जरूर। विद एक्सेस ऑफ AgNO3 द सॉल्यूशन जनरेट 2 मोल ऑफ क्लोरीन। जब आप इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास में 2 मोल ऑफ AgCl बनते हैं, जो कि हमारे पास में कंफर्म करा रहा है कि इस रिएक्शन में 2 क्लोरीन बाहर होंगे, क्योंकि हमारे पास में 2 AgCl बन रहे हैं। तो आयनाइजेशन स्फीयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि हमारे पास में आएगा CuNH3 होल 5 और एक क्लोरीन बाहर होगा। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, द कार्बोहाइड्रेट राइबोज फाउंड इन द डीएनए हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए डीऑक्सीराइबोज होता है पहली बात तो। पेंटोज शुगर होती है, बिल्कुल 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इस तरीके से हमारे पास में ये 5 मेंबर्ड रिंग है। पायरेनोज फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग के लिए होती है, फ्यूरेनोज फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग के लिए होती है। तो पायरेनोज फॉर्म नहीं है। इट इज डी कॉन्फिगरेशन, एग्जैक्टली डी कॉन्फिगरेशन होता है। जो लास्ट आपका कायरल कार्बन होता है उसमें जो OH ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है। एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर वाइल इट इज इन फ्री स्टेट, बिल्कुल फ्री स्टेट में होगा तो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। इट इज अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, अल्फा नहीं होती है, बीटा एनोमेरिक फॉर्म होती है। यानी कि इसमें से हमारे पास में ए, सी और डी ये 3 करेक्ट हैं। तो द थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आपके पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग H2O NH3 एंड CH4। देखो H2O आपका, अगर आप H2O की बात करते हो, H2O आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, पर बॉन्ड एंगल आपका 104 होता है, 104.5 होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। और जो इसकी शेप होती है वो आपकी बेंट शेप होती है, 2 लोन पेयर यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास में आता है अमोनिया। अमोनिया आपका पिरामिडल शेप होता है, 3 बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, एक लोन पेयर है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 107 होता है, पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। मीथेन की अगर आप बात करते हैं तो मीथेन आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। द बॉन्ड एंगल H2O NH दीज मॉलिक्यूल आपके H2O में 104.5 है, करेक्ट। अमोनिया में 107.5 है और मीथेन में 109 है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सेकंड भी करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, करेक्ट। मीथेन जो आपके पास में है यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 होता है। फिर अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण 0 नहीं होता, पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा है, यानी कि थर्ड भी करेक्ट है। इसके बाद में बोथ H2 एंड अमोनिया आर द लुईस एसिड वाइल द CH4 इज अ लुईस बेस। लुईस बेस होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें से आपके पास में जो अमोनिया और H2O हैं ये आपके लुईस बेस हैं। ये लोन जो वाटर और ये है लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद में, और CH4 भी आपका लुईस एसिड नहीं होता, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है। एन अमोनिया सॉल्यूशन इन H2O इज बेसिक, whereas the ammonia and H2O are Bronsted Lowry acid and base। जरा देख लेते हैं, अगर आप H2O में अमोनिया लेते हैं तो आपके पास में ये NH4 पॉजिटिव आता है और ये आपके पास में OH नेगेटिव बनता है। तो अमोनिया यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और ये आपका एसिड की तरह काम कर रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये यहाँ पे जो H2O है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो देख लेते हैं, द अमोनिया सॉल्यूशन इन H2O एक्ट एज ए बेस, करेक्ट। द अमोनिया एंड H2O एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस। तो आपका जो अमोनिया है वो एसिड है और ये बेस है, ये नहीं है, ये नहीं होगा आपका। यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो आपके पास में आता है A B C, ABC ओनली, यस। ठीक है, थोड़ा सा आराम से करना क्योंकि जल्दबाजी करते ये ब्रॉन्स्टन लॉरी एंड, देखो मेरे हिसाब से तो ये ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड एंड बेस का बस थोड़ा सा फर्क था। यहाँ पे ये एसिड आ गया, ये आ गया, पर ये इसका पेयर था।
थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए एसिड बेस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, अमंग द फॉलोइंग कैटायन द नंबर ऑफ कैटायन which will give characteristics precipitation in their identification test for K4FeCN6। देखो इसमें जो तुम्हारे पास में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इसमें कॉपर भी तुम्हारे पास में कंपाउंड बनाता है FeCN6 के साथ में। इस तरीके से कॉपर के टेस्ट में आपके पास में भी है, आयरन के टेस्ट में भी आपके पास में है Fe3 FeCN6 ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनता है। इसके अलावा आपके पास में जिंक भी है, जिंक भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जब आप इसका टेस्ट कराते हैं। बट इसके अलावा बेरियम, कैल्शियम, अमोनियम और मैग्नीशियम इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो आंसर विल बी 3 आंसर विल बी करेक्ट।